दर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम पहुंचाते हैं आप तक खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अलग अलग विषय लेकर हाजिर होते हैं। आप अपने सवालों के साथ लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं, उन विषय के बारे में जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आज बात करेंगे हरी प्याज की उन्नत तकनीक पर और बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर। ये दो महत्वपूर्ण विषय आज हेलो किसान के कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, आपके मन में कोई संशय है या कोई जानकारी इन दोनों विषय से जुड़कर आप हमसे चाहते हैं, तो आप कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको 3 माध्यमों का इस्तेमाल करना होता है हमेशा की तरह। पहला माध्यम होता है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं आप 1800-113060, 1800-113061। इसके साथ ही किसान भाई जब फ़ोन करें तो 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, साथ ही साथ आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। जिन किसान भाइयों का टेलीफोन नहीं लग पाता है, उनके लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान भाई व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं हमारा आप 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल हमें भेज रहे हैं, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अलावा किसान भाई ईमेल का इस्तेमाल करके भी इस कार्यक्रम में अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने सवालों के साथ और आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से विषय पर नज़र डाल लेते हैं। आज के विषय कौन कौन से रहेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के विषय कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहली बार बात करेंगे हम हरी प्याज की उन्नत तकनीक पर और दूसरा विषय आज का हमारा रहेगा प्राकृतिक खेती। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा, इन दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप दोबारा इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल फिर से रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का, जो इस कार्यक्रम में आपकी समस्या का समाधान करेंगे। स्वागत करते हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी का। गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। आप अतिरिक्त निदेशक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास संस्थान नई दिल्ली से हैं जी। और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर कविता जी जुड़ गई हैं स्काइप के माध्यम से। डॉक्टर कविता जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी से। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आज हम बात कर रहे हैं हरी प्याज की उन्नत तकनीकों को लेकर। हरी प्याज में ऐसा क्या खास है जो सामान्य प्याज से इसको अलग बनाता है? किसानों की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत हरी प्याज करती है और हमारी खेती किसानी में सब्जियों में हरी प्याज का क्या रोल है? गुड। आपके जो क्वेश्चन है हरी प्याज और सामान्य प्याज में क्या अंतर है? हरी प्याज और सामान्य प्याज में कोई विशेष अंतर नहीं है। कुछ उसके लिए वैरायटीज होती हैं, अलग होते हैं, पर आमतौर पे जो हमारे यहाँ अवेलेबल है नॉर्दर्न इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, जो इस समय जो पत्तियाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं पकौड़े वगैरह में कुछ करने में, कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि उनके बल्ब बनते नहीं है, कंद जिसको बनते नहीं है, तो उनको हम लोग यूज करते हैं इसमें हरी प्याज के बारे में। ये हो गया। और दूसरा चीज़, जब हम ग्रो करते हैं प्याज को तो हरी प्याज विभिन्न प्रकार के उपयोग में ये होता है, जो उसके कंद होते हैं, कंद में अलग तरीके से जो होते हैं। तो हरी प्याज और सामान्य प्याज में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस डिपेंड करता है कि जो हमारे उपभोक्तागण हैं किसको प्रयास करते हैं। और किसान भाइयों की इसमें विशेषता ये होती है कि हरे प्याज को बेच करके उनको नगद पैसा मिल जाता है तुरंत, जिससे दूसरा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खाद पानी कर सकते हैं, परिवार के काम चला सकते हैं।
ये हल्का सा डिफरेंसेज है और कोई विशेष नहीं। जी जी। तो हरी प्याज की उपभोक्ता किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से किसान भाइयों को नगद प्राप्ति में मदद करती है, ये जानकारी हमारे एक्सपर्ट द्वारा साझा की गई है। लेकिन इसकी खेती किसानी को लेकर, इसकी उन्नत तकनीकों को पैदा करने के लिए और इसकी अच्छी फसल लेने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर गुप्ता जी से। लेकिन फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नज़र डाल लेते हैं। हरी प्याज की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में की जाती है। हरी प्याज की खेती मुख्य रूप से सलाद, सूप और सब्जी के लिए की जाती है। इसकी व्यापारिक खेती से अधिक पैदावार के लिए वैज्ञानिक सुझाव लेकर इसकी खेती करना अधिक फायदेमंद रहता है। अगर इसकी खेती मिट्टी और अनुशंसित किस्म को ध्यान में रखते हुए की जाए तो पैदावार अधिक होती है। हरी प्याज की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 5 से 6.5 के बीच पीएच मान वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट मिट्टी या हल्की बलुई मिट्टी का चयन करें। इस प्रकार की भूमि को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। भूमि तैयार करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। इससे आपको भूमि में पोषक तत्वों की अधिकता और कमी का पता चल जाएगा। हरी प्याज की बुआई के लिए सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लेना चाहिए। खरपतवार को भी पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। हरी प्याज की रोपाई से पहले 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद या 8 टन नाडेप कंपोस्ट खेत में मिला दें। अंतिम जुताई के बाद 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए समय रहते कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो हरी प्याज की उन्नत खेती करने के लिए रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, लेकिन ज़मीन पर इसको कैसे उतारना है और हकीकत में किस प्रकार से और क्या कुछ बदलाव हमें करने होते हैं, ये भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं। और जो दूसरा विषय आज हमारा है प्राकृतिक खेती, और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं डॉक्टर कविता जी का। डॉक्टर कविता जी, आज समय बदलाव की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खेती किसानी में नए नए तरीके आ रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, लेकिन आज हम प्राकृतिक खेती पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं? एक बार फिर से किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने के लिए क्यों हम प्रयास कर रहे हैं? ऐसा क्या है प्राकृतिक खेती में? डॉक्टर कविता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। जी डॉक्टर कविता जी, हम जानना चाह रहे हैं कि आज जब किसान बहुत तेज़ी से हाईटेक हो रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस दौर में हम प्राकृतिक खेती का क्यों जिक्र कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती से हमें खेती किसानी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? किसान भाइयों को आज के समय में क्यों आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ उनको मोड़ें? प्राकृतिक खेती की जो आवश्यकता है किसान भाइयों को, वो सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है, हम ज़्यादा रासायनिक का जो उपयोग कर रहे हैं, जो हम अंधाधुंध फसल उगाने के चक्कर में जो हमारे किसान भाई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगानी है, उसकी उपज बढ़ानी है, उसके लिए किसान भाई क्या कर रहा है कि रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग कर रहा है। और उसका असर देखने को मिल रहा है हमारी मिट्टी पे कि मिट्टी का स्वास्थ्य अगर आंकड़ों की बात करें तो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो इसीलिए आज का जो समय है, इसकी यही एक डिमांड है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती का एक सिद्धांत है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखना। और अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो उसमें अपने आप एक अच्छी फसल पैदा होगी और हम अच्छा खाएंगे, हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए हमारे आने वाले समय में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी, तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि जिस प्रकार से किसान भाई जाने अनजाने रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, उसको सुधारने के लिए और वापस से मिट्टी की गुणवत्ता उसी प्रकार से हो सके जो कि पुराने समय में देखने को मिलती थी, इसीलिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने की विषय की हम बात कर रहे हैं। इसमें और क्या कुछ खास हो सकता है इसको भी जानेंगे, लेकिन बहरहाल इस विषय से भी जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नज़र डाल लेते हैं। प्राकृतिक खेती कृषि की एक प्राचीन पद्धति है। ये मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और जीवाणुओं के उपयोग से ये कृषि पद्धति की जाती है।
इसमें मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि कर मिट्टी का जैविक कार्बन बढ़ाना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि कर कृषि को टिकाऊ बनाना जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और फसलों की लागत घटाने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। बता दें कि सरकार भी प्राकृतिक खेती को खूब बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी NMNF को 15वें वित्त आयोग 2025-26 तक एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी हुई है। ये योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समर्थित कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक बदलाव है। तो प्राकृतिक खेती से कैसे अपनी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ मिट्टी की सेहत को कैसे आप स्वस्थ कर सकते हैं और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी, जब हम बात कर रहे हैं हरे प्याज की उन्नत खेती के बारे में, उन्नत खेती का मतलब क्या होता है? जो आज किसान भाई कर रहे हैं खेती, क्या वो उन्नत खेती नहीं है? और उन्नत खेती अगर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से, किन तरीकों को अपनाएं जिसकी वजह से हम ये कह पाएँ कि किसान भाई ये उन्नत खेती है? देखिए, जो खेती के विभिन्न प्रकार की पद्धति समय समय पर बदलती आ रही है। जैसा कि आपने प्राकृतिक खेती की बात मैडम ने बताया, बहुत पहले से हो रहा था। उसके बाद जब 1966 में हरित क्रांति हुई तो उससे काफ़ी खेती में इजाफा हुआ। नए नए यंत्र आए, नए नए बीज आए, नए नए खाद आए, नई नई दवाई आई। तो इम्प्रूवमेंट जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं दिन प्रतिदिन हम लोग करते जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन था कि उन्नत पद्धति, इसमें जो भी खेती हो रही है उन्नत पद्धति से करने के बाद भी ऐसा प्रोडक्शन आ रहा है जिसमें किसानों को पैसे भी बच रहे हैं। एक एग्जांपल दूं आपको, जिससे पानी देने का तरीका है। पानी पहले फ्लड इरीगेशन से देते थे, आज स्प्रिंकल से देते हैं, ड्रिप इरीगेशन से देते हैं। तो दिस इज द उन्नत तकनीक जो बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो बीज बुआई करने की बात है, पहले बीज कम छिड़कावा विधि से कर देते थे। आज की तारीख में बीज को हम सीड ड्रिल से बोते हैं, लाइन में बोते हैं, ट्रीट करके बोते हैं। तो सब डिफरेंट टाइप का जो इनोवेशन साइंटिस्ट ने किया है, चाहे देश में किया चाहे विदेश में किया, उसका हम लोग खेती में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको उन्नत तकनीक कहते हैं। जहाँ तक प्याज की खेती की बात रही, प्याज में आज भी उन्नत तकनीकें से खेती उतनी नहीं हो पा रही जितनी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें प्याज लगाने के लिए लेबर लगते हैं, प्याज को खोदने के लिए लेबर लगते हैं, और भी कृषि की एक्टिविटीज़ है जिसमें इतनी लेबर नहीं लगते हैं जिसमें इसमें लग रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक सेंटर है भोपाल में, वहाँ पे काफ़ी मैकेनिक्स डेवलप किए गए हैं। पीयू लुधियाना में किए गए हैं, NHRDF ने किया है, रावरी ने भी किया है। बट हमारे किसानों को जो इकोनॉमिकल होगा उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस समय न्यूमेटिक विधि से सीड बोझने की मशीन आ गई है जिसको किसान अपना रहे हैं, जिसको कि MP के भी रावरी ने निकाला है। तो दिन प्रतिदिन इनोवेशन होता जा रहा है, उसके एवेल्यूएट भी करते हैं। एक NHRDF ने ओनियन स्टोरेज का बहुत अच्छा निकाला जिसमें लॉसेज कुल 10 से 12% होता है। जो प्राकृतिक जो पहले से हो रहा है उसमें से 30 से 35% होता है। तो डे बाय डे इनोवेशन होता जा रहा है, किसानों के पास पहुंच रहा है, किसान उसको अपना रहा है जिस पे उसको इकोनॉमिक मिल रहा है, 2 पैसे उसको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के उन्नत खेती हर खेती में आ जा रहा, हरी क्रॉप में जा रहा, सभी में जा रहा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी होते जा रहा। आपने देखा होगा कि इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो उत्पादन है, जो कृषि के उत्पादन है, उससे काफ़ी आगे जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल हम लोग फार्मिंग करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन हो रहा है यहाँ पर तो। जी, तो ये जो रिकॉर्ड उत्पादन है, किसान की जागरूकता है, रेडियो टीवी की उपलब्धता है, जिसके कारण से किसान सबके पास तक पहुंच पाता है। सरकार की जो नीतियां बनी है, पॉलिसी बनी है, वो किसान के फेवर में है। आपको पता है कि जो वर्तमान में सरकार है, किसानों को वेलफेयर के लिए कितनी योजनाएं चला रही है, कितने वेलफेयर कर रहे हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन के इसको कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। आने वाले दिनों में
जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, किसान भी काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो उसके इनोवेशन से हमारे किसान भाइयों का आय निश्चित ही बढ़ेगा और एक्सपोर्ट मटेरियल जाता है वहाँ भी काफ़ी अच्छा होता है। जी, तो तमाम प्रयासों से किसान भाई आप हरी प्याज की खेती में आगे बढ़ सकते हैं और क्या कुछ खास है उसको भी समझेंगे। लेकिन एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, नंसुरुप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। नंसुरुप जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए लेकिन टेलीविजन की आवाज़ को कम कर लीजिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें शुरुआती दौर में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हम सफल हो सकें। जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल का जवाब लेने के लिए रुक करते हैं डॉक्टर कविता जी का। डॉक्टर कविता जी, हमारे दर्शक हैं नंसुरुप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत के तौर पे जैसे कि हम गोबर की खाद जो डालते हैं 6 टन प्रति एकड़ से, हम वो गोबर की खाद वहाँ पर डालें। उसके साथ जो जीवामृत है और जो घन जीवामृत है उसकी डोज हमें शुरुआती दौर में थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे जो जीवामृत है वो 2 से 3 बार हमें अपनी फसलों में देना पड़ेगा कि फसल चक्र कितने दिन का है उसके आधार पे। अगर हमारी फसल 90 से 120 दिन की है तो हमें 3 से 4 बार जीवामृत वहां पर देना पड़ेगा और ऐसे ही हमें 2 से 3 बार घन जीवामृत देना पड़ेगा। क्योंकि जो रासायनिक खाद से हम सबसे जरूरी जो होता है वो हमारी नाइट्रोजन होती है, हमारी फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, उसके हरेपन के लिए। तो जो नाइट्रोजन है उसका जो अमाउंट है या जो मात्रा है उसको हमें उस लेवल तक एक बार अपने खेतों को देना है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन, अगर हम जैविक अंश की बात करें हमारी मिट्टी की, वो घटती जा रही है। तो जिन किसान भाइयों का जो जैविक कार्बन का अंश है वो 0.3% के आसपास है, कि 0.3 है, तो उन किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए शुरू में यही करना पड़ेगा कि उनको जो गोबर की खाद है वो भी अच्छे से वहाँ पर डालनी पड़ेगी। साथ में जो फसल चक्र है उसमें दलहनी फसलों को लेना पड़ेगा। इस तरीके से वो शुरुआती दौर में चल सकता है। और जैसे फिर समय समय पर अपनी मिट्टी की जांच करवानी है कि जैसे जैसे उसकी मिट्टी का जो जैविक अंश है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं। तो जैसे जैसे वो वहाँ पर बढ़ता चला जाए तो वैसे वैसे हम जो जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में मैंने बताया कि हमें 2 से 3 बार उसका इस्तेमाल करना है, हम उसके इस्तेमाल को घटा सकते हैं। तो इसलिए शुरुआती दौर में हमें 3 बार तो जीवामृत डालना ही पड़ेगा अपनी फसल में। उसी प्रकार हमें 2 से 3 बार ही घन जीवामृत भी अपनी फसलों में डालना पड़ेगा अगर कोई किसान भाई शुरुआत से ही प्राकृतिक खेती शुरू करना चाह रहा है। जी, तो नंसुरुप मिश्रा जी, आज इस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। कन्हैया लाल प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कन्हैया लाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। जब नासिक प्याज की खेती करना चाहते हैं जी, कौन सी चीज बीज लाए
वो अच्छी जगह। जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हैं और जानना चाहते हैं कि मैं हरी प्याज की खेती की शुरुआत करना चाहता हूँ, बीज कहाँ से लूँ, खेत की तैयारी कैसे करूँ, तमाम शुरुआती जानकारी जो चाहिए इनको उसको उपलब्ध कराइए आप। कन्हैयालाल जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। अगर आप खेती प्याज की खेती पहले से करते आ रहे हैं तो हरी प्याज की खेती में कोई विशेष अंतर नहीं है, बिल्कुल वही है। बस इसमें वैरायटी का जो चयन करना है आपको, वह महत्वपूर्ण है। और कहाँ से मिलेगा? आप उज्जैन से इंदौर जाने का रास्ता है। इंदौर में NHRDF का काउंटर सेल है, वहाँ से ले सकते हैं। NSC से भी ले सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं, या कहीं से भी ले। वहाँ से मूल रसीद जो होता है प्राप्ति को, वो लेना जरूरी है आपको, तो वो आपको दे देंगे। और इसमें जो प्रजातियाँ एग्री फाउंड लाइट रेड बहुत प्रचलित प्रजातियाँ है। NHRDF रेड 3 है, NHRDF रेड 4 है, और NHRDF फुरसुंगी के नाम से आई है। इसके अलावा भीमा लाइट रेड है, 855 है, पूसा रेड है, बहुत सी वैरायटी ले सकते हैं। बट वैरायटी लेते समय आप ये ध्यान रखें कि आप किस समय उगाने जा रहे हैं। भारतवर्ष में प्याज की खेती 3 समय पे होती है। एक होती है खरीफ, एक होता है देर से खरीफ, एक होता है रबी जिसको विंटर सीजन में होता है। इसमें जो प्याज के बीज लगाने का टाइम है विंटर सीजन के लिए आने वाला, जिसको रबी फसल बोलते हैं हम लोग। तो आपको सीजन के हिसाब से प्रजातियों का चयन करना बहुत ज़रूरी है जी। समान रूप से अभी जो लगाने का टाइम है, इसमें लेट खरीफ लगाने का टाइम है, और इसमें कुछ रबी की भी प्रजाति 1 महीने बाद आप लगा सकते हैं। और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कंद वाली है और जो हरी प्याज वाली है, हरी प्याज वाली को आप उसको नर्सरी में ना डालें, आप उसको डायरेक्ट छिटकावा विधि से घना करके आप उसको बोए दें, तो ये आपके पास पौने से 50 से 60 दिन में हरी प्याज के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि मार्केट में उपभोक्ता उसको अच्छा पैसा आपको देंगे। दूसरा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपने हरी प्याज लगाया है उसको निकाल के मार्केट में दिया, आपको कैश मिलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि जो अदर प्रजातियाँ जो रबी में लगाने जा रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में प्राइस अच्छा होता है, जैसे इस बार प्राइस लगभग ठीक चल रहा है, तो लोग निकाल के मार्केट में दे देते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है अधिक पैसे कमाने का। तो हमने जो प्रजाति बताई उसका आप ध्यान रखिए। और NHRDF का काउंटर है इंदौर पे, उज्जैन रोड पे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, हरी प्याज की खेती की शुरुआत कर सकते हैं उज्जैन में। फिलहाल एक और दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। इंदर सिंह, उज्जैन मध्य प्रदेश से। इंदर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। इंदर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या फर्क है? जी, डॉक्टर कविता जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कविता जी हमारे दर्शक हैं उज्जैन से। इंदर सिंह जी वो जानना चाहते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? जो जैविक खेती है, अगर किसी किसान भाई ने उसकी शुरुआत भी की है तो इसकी जानकारी उनको होगी कि किसी भी जैविक पदार्थ को हम जैविक तब बोल रहे थे अपनी खेती में जब हम उसका 3 साल कम से कम हमारा एक समय था कि 3 साल तक जब आप किसी खेत में किसी भी तरह का कोई भी रसायन नहीं डालोगे और सारे जैविक तरीके से खेती करोगे तो आप उसको जैविक खेती बोलेंगे। लेकिन पहली बात तो प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खेती के पहले साल से ही जो आपका उत्पाद है वो प्राकृतिक खेती के कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा क्या था कि जो हमारी जैविक खेती थी उसमें जब किसान भाइयों ने अपनी फसलें लगाई तो वहां पर आपकी आधी से ज़्यादा फसल जो थी उसके उत्पादन में घाटा हुआ कि जो पहले आपकी फसल थी उसके 50% तो आप घाटे में जा ही रहे थे। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अगर किसान भाई बहुत अच्छे से अपनी खेती को संभाल पा रहा है तो वो वही उत्पादन प्राप्त कर सकता है जो कि रासायनिक खेती वाले किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर से यही दो जो मेजर डिफरेंस हैं, हम इस तरीके से ही जो जैविक खेती है उसको प्राकृतिक खेती से अलग करते हैं। इसके साथ तीसरा जो है, जो हमारे जैविक उत्पाद थे उसमें हमारे जो केचुए की खाद थी वो हम वहां पर डाल सकते थे, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो हमारे विदेशी केचुओं की प्रजातियां हैं उनके द्वारा बनाई गई जो खाद होती है वो हम प्राकृतिक खेती में नहीं डाल सकते क्योंकि वो उत्पाद हमारी प्राकृतिक खेती के लिए नहीं है। बल्कि जो हमारे खुद के जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से हमारे जो मिट्टी में केचुए हैं हम उन्हीं केचुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। और जब हम वहां पर जीवामृत या घन जीवामृत देते हैं तो जो हमारे प्राकृतिक प्रजातियां हैं जो हमारी भारतीय मिट्टी के लिए या भारतीय जलवायु के अतिरिक्त अनुकूल हैं तो उनकी जो मात्रा है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो यही जैविक और प्राकृतिक खेती में मोटा मोटा सा एक अंतर है।
जी, तो यही मोटा मोटा अंतर है। इस प्रकार से इंदर सिंह जी आप इस अंतर को समझ सकते हैं। डॉक्टर कविता जी, इसके साथ ही पहले के एक सवाल आया था जिसमें आपने जिक्र किया था जीवामृत और घन जीवामृत। हाँ, इसके अंतर को भी समझाइए हाँ, कि सर। जीवामृत घन जीवामृत क्या होता है और इसको कैसे बनाया जा सकता है, खेती में इसको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है और इसके इस्तेमाल से क्या फ़र्क पड़ता है। जीवामृत जो है वो एक तरल जो फॉर्म होती है कि लिक्विड फॉर्म है जो हम न्यूट्रिएंट के देते हैं। इसको बनाने के लिए हम 10 किलो गाय का गोबर लेते हैं, 10 किलो उसका गौमूत्र लेते हैं, साथ में हम आधा किलो से 1 किलो के आसपास बेसन लेते हैं और आधा किलो से 1 किलो ही गुड़, और साथ में हम 170 लीटर के आसपास पानी लेंगे कि जिसमें हम इसको बनाते हैं वो 200 लीटर का ड्रम है एक, उसके अंदर हम जीवामृत को तैयार करेंगे। और इसके साथ जो हमारे खेत की मिट्टी है, सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि जो हमारे पुराने बरगद के या पीपल के या ऐसे पेड़ की जिनके नीचे की जो मिट्टी है वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं की गई हो, तो ऐसी अनडिस्टर्ब या फिर जो मिट्टी है वो हम उसके अंदर 1 मुट्ठी या 100 ग्राम के आसपास हम उस जो मिट्टी है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो मोटे मोटे तरीके से ये जो 6 चीज़ें हैं इनको हम एक उस ड्रम में मिलाएंगे और फिर शाम को और सुबह कि सुबह 5 मिनट के लिए और शाम को 5 मिनट के लिए ये जो घोल है इसको हमें जो घड़ी की दिशा होती है उस दिशा में इसको घुमाना है। तो इस तरीके से 5 दिन के अंदर एक फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, उससे फिर जो है ये घोल हमारा तैयार हो जाएगा। इस तैयार घोल को हम जीवामृत बोलते हैं, जो कि हम हर पानी के साथ कि जब भी हम सिंचाई देते हैं अपनी फसलों में हम उस सिंचाई के साथ इनको अपने खेतों में डाल सकते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी पूर्ति के लिए हम अपनी फसलों में देते हैं। जी डॉक्टर कविता जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के लिए जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेता हूँ फिर लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ हैं राकेश जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो मेरा दोनों के लिए एक सवाल है, क्या शिमला जिले में क्या हरे प्याज खेती कर सकते हैं तो कौन सी चीज कर सकते हैं जी। और दूसरा मेरा सवाल है कि प्रकृति हमारे पेड़ तो पेड़ के हमें मात्रा है तो जी 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 राकेश जी, आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी का पहले रुख करते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मैं अगर हरी प्याज की खेती करना चाहता हूं तो कौन से किस्मों का चुनाव करूं? हाँ राकेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि जो प्याज है दिन से, पानी से और टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट होता है। हिमाचल प्रदेश जो है प्याज ग्रो में करने में वो लॉन्ग डे में आता है, जहाँ वहाँ पे ना डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, तो उसके लिए अलग प्याज की वैरायटी हैं वो आप उगा सकते हैं। और जो शॉर्ट डे की वैरायटी है वहाँ पे भी आप उगा सकते हैं। हरी प्याज के लिए जो हम आपको बता रहे थे एनाचार्डिया फ्रेड एक वैरायटीज है, काफ़ी अच्छा चलता है। और इसके लिए BL3 जो विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, उन्होंने भी एक प्रजाति निकाली और CITH श्रीनगर में इन्होंने 2-3 प्रजातियां निकाली हैं जिसको आप उगा सकते हैं। जैसे BL3 काफ़ी पॉपुलर है, किसान इसको लगाते हैं और ये लॉन्ग डे वैरायटीज है। इसका जो ड्यूरेशन होता है आपको हरी प्याज के लिए, ये आपको 70 से 80 दिन में तैयार हो जाता है, जिसको आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। और अगर आप आते हैं शॉर्ट डे में तो शॉर्ट डे में अलग वैरायटी है, बट शिमला के लिए लॉन्ग डे वैरायटी में BL3 आप उसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको आमदनी दे सकता है। और ये उस समय लगाइए जब मार्केट में प्याज की कीमत काफ़ी दुनी हो, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर में मार्केट में प्याज काफ़ी इसका बढ़ेगा, तो आप उस समय इसको लगा सकते हैं। लगाने का सीड रेट इसका जो होता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जी जी, इसके साथ ही अब रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ। डॉक्टर कविता जी, हमारे दर्शक जो हिमाचल से जुड़े थे उनका सवाल ये भी था कि हमारे क्षेत्र में सेब की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्या सेब की खेती में भी मैं प्राकृतिक तौर से आगे बढ़ सकता हूँ? और क्या जो उत्पादन क्षमता हम अभी ले पा रहे हैं, क्या प्राकृतिक खेती से भी सेब की खेती में उतनी उत्पादन क्षमता ली जा सकती है? फसल हो, चाहे वो हमारी जो सेब की हैं या फिर फल वाली वृक्षों की हैं या हमारी हम नॉर्मल जो हमारे गेहूं, धान फसल चक्र या कपास, जो भी फसलों की अगर हम बात करें तो हम सब में प्राकृतिक खेती में अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। जो हमारे फल वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें हम 1 महीने में 2 बार हमें जो जीवामृत है उसके घोल को अप्लाई करना है कि हम वहां पर अपने जो पेड़ है, और पेड़ में डालने का तरीका ये होता है कि जब दोपहर के 12 बजे जितने एरिया में आपके पेड़ की छाया, किसान भाई के पेड़ की छाया आ रही है, उतने एरिया में उसको जीवामृत को वहां पर अप्लाई करना है। ये एक तरीका होता है कि इस तरीके से, और हम अपने वहां पर भी प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। अगर कोई भी वहां पर कीटनाशक है या कुछ भी कीट
पतंगों का अगर वहाँ पर हो रखा है किसी भी तरीके से इन्फेस्टेशन, तो उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, वो तो जिस प्रकार के कीट हैं किसान भाई उसी कीट के अनुसार वहाँ पर उनका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में दूसरी बात ये भी है कि जो घन जीवामृत है किसान भाई वो भी वहाँ अप्लाई कर सकता है कि जो घन जीवामृत है वो एक सूखी खाद होती है, जैसे कि हमारी यूरिया DAP आती है, घन जीवामृत इस तरीके की एक खाद है कि उस खाद को भी हम जो एक वो सर्कल बनता है पेड़ का उसके वहाँ पर हम घन जीवामृत भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से हम प्राकृतिक खेती के द्वारा अपने सेब या अन्य जो भी फल वाली पेड़ हैं या फल वाली फसलें हैं उनको हम वहाँ पर लगा सकते हैं, कि बिल्कुल संभव है इनमें भी प्राकृतिक खेती। जी डॉक्टर कविता जी, हमारे किसानों में एक ये भी संशय बना रहता है कि हम प्राकृतिक खेती से इसलिए छोड़कर आगे बढ़े क्योंकि हमारे खेती का रकबा बहुत छोटा हो गया है और रकबा छोटा होने के कारण हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होता है। अगर हम प्राकृतिक खेती के तौर पर आगे बढ़ते हैं तो हमारी लागत तो कम होती है लेकिन उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से हम अच्छा खासा मूल्य नहीं ले पाते हैं। ये संशय कितना सच है ज़मीनी स्तर पर, और अगर ये सच है तो उसको कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटी जोत वाले हैं, क्या वो प्राकृतिक खेती से उतना उत्पादन नहीं ले पाते हैं, और अगर ले पा रहे हैं तो कैसे लेंगे जिससे उनकी प्राकृतिक खेती भी बनी रहे और मिट्टी की सेहत भी बनी रहे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती रहे? सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि लागत तो बिल्कुल कम है ही, लेकिन अगर हम प्राकृतिक खेती के जो पूरे सिद्धांत हैं अगर हम उसके साथ प्राकृतिक खेती करते हैं तो यहाँ ये चीज़ नोटिस हुई है, जो हमारे वैज्ञानिक आंकड़े आए हैं, जैसे गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता भी चलाई है, समय समय पर वो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं विभिन्न संस्थानों के जो अध्यापक हैं या फिर जो किसान हैं प्रगतिशील। तो वहाँ पर भी जब हम ये बात करते हैं तो यही बात आती है कि जब जो किसान भाई है वो बीज को लगाने से लेकर फसल को काटने तक पूरे प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों के ऊपर अगर चलता है तो उसकी उपज में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आती है। साथ में जो उपज है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि उसको लेने के लिए भी बहुत लोग पहले से ही लाइन में होते हैं और उसको अच्छा प्राइस उसका मिलता है। तो इस प्रकार वो जो छोटा सा हिस्सा है उससे भी प्रोडक्शन बिना घटाए, उत्पादन को बिना घटाए अच्छा उत्पादन लेकर, और साथ में उसको लागत उसकी कम हो गई है और उसको जो अमाउंट है जो बेच रहा है वो बेचने के समय जो पैसा मिल रहा है वो भी नॉर्मल जो हमारा मार्केट प्राइस है उससे अच्छा मिल रहा है प्राकृतिक खेती का। तो इस प्रकार जो किसान है उसकी आय बढ़ेगी, लेकिन हाँ किसान को पूरे जो एक पूरा पैकेज प्रैक्टिस होता है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि जब भी उसको जो कमी लग रही है उसके हिसाब से वहां पर उसको काम करना पड़ेगा। रासायनिक खेती में हम क्या होते कि हमारा एक दिन का काम है कि एक दिन हमने खाद डाल दी, एक दिन हमने जैसे हमें थोड़ा सा इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक दिखा हमने एक दिन में ही डाल दिया और अगले दिन हमें असर दिख जाता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हमें असर धीरे धीरे मिलेगा कि जैसे जो जीवामृत है घन जीवामृत इनके बनाने का तरीका एक तो कि उसमें समय लगता है किसान को, फिर जब इसको अप्लाई करना है तो उसमें भी किसान को समय लगेगा। साथ में अगर कोई कीट है कोई वहां पर जो रोग है वो अगर आ रहा है तो उसको दिखने के बाद जब किसान उसको कंट्रोल कर रहा है तो उसमें भी किसान को थोड़ा जो धैर्य है वो रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि किसान कम लागत के साथ अच्छी उपज वहां पर प्राप्त कर सकता है। जी, तो किसान भाई संशय को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ें, प्राकृतिक खेती के जरिए खेती करेंगे तो न केवल लागत में कमी आएगी, जो फसल की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगी, उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी अगर सभी सिद्धांतों को फॉलो कर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यह वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें कार्यक्रम हेलो किसान में। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी गुजरात से हमारे दर्शक हैं, पटेल जी आप अपना सवाल पूछिए। स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। सर मेरा सवाल ये है कि जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं उसकी जो पैदावार होती है उसको बेचने के लिए उसका सर्टिफिकेट जरूरी है,
जी। तो सर्टिफिकेट कितने साल में मिलता है और कहाँ से मिलता है, उसकी प्रोसेस क्या है? जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर कविता जी। हमारे दर्शक का सवाल है कि जो प्राकृतिक खेती का उत्पादन होता है, उस उत्पादन को बेचने के लिए क्या किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, और उस सर्टिफिकेट को बनाने की प्रक्रिया क्या है, कितने समय में बनता है, कहाँ आवेदन करना होगा? हमारा फिलहाल एक विकसित कृषि संकल्प अभियान करके मोदी सरकार ने एक नया अभियान चलाया था। उस विषय पे जो ये समस्या थी, ये जो ज्यादातर हमारे किसान भाई थे सब इसी समस्या से जूझ रहे थे। तो उसके बाद अब ऐसे हुआ है कि जैसे जो जैविक खेती के लिए जहाँ से सर्टिफिकेशन होता था, वहीं से ही प्राकृतिक खेती के लिए सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, इस पर अभी कार्य चल रहा है। अभी जैसे ही फिर जो संस्थान है वो बनेंगी, वो नोटिफिकेशन आते ही सब किसान भाइयों तक पहुंच जाएंगी। अभी फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कार्य अब इस पे शुरू हो गया है। जी, तो फिलहाल अब इस पे काम शुरू हो गया है। जैसे ही इसके ज़मीन पर उतरने की बात आएगी, आप सभी तक हमारे माध्यम से और सरकार के तमाम जो कृषि पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर गुप्ता जी का रुख करते हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, प्याज की उन्नत किस्मों की बात कर रहे हैं, उन्नत खेती की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक जिक्र आता है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। ये किस प्रकार से काम करते हैं, और साथ ही साथ कोई किसान भाई अगर साल भर पैदा लेना चाहता है तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के माध्यम से भी क्या उन्नत हरी प्याज की खेती कर सकते हैं? आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला पॉली हाउस बोला, हाइड्रोपोनिक्स बोला, एरोपोनिक्स बोला, इसमें किसान ग्रो कर सकता है, वैज्ञानिक देख रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकल उनके लिए नहीं होगा। ये हम किसानों को रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो प्याज की खेती या हरी प्याज की खेती के लिए उसमें करें। इकोनॉमिकल उतना नहीं पा रहा, क्योंकि जितना इन्वेस्ट होगा उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। या जो उसमें हाई वैल्यू का क्रॉप है उनको उगाया जा सकता है, और ये खुली मैदान के नीचे बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। इनको पॉली हाउस में भी नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डे का टेम्परेचर होता है, सनलाइट का जो डेज होता है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इसलिए खुले आसमान के नीचे उसको उगाया जा सकता है। जी। और साथ ही साथ जैसे हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, कोई किसान भाई हरी प्याज की खेती प्राकृतिक तरीके से करना चाहता है तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकता है? नहीं, वो करने के कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर कविता मैडम ने बताया है कि जीवामृत हो गया, घना जीवामृत हो गया, सब जो भी पद्धति प्राकृतिक खेती का हर क्रॉप के लिए यहाँ पर भी वही लागू होता है। उसके लिए आपको बीज चाहिए, बीज उगाने के बाद उसके लिए इनपुट चाहिए, जैसे गोबर की खाद हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, बर्मी वाश हो गया, पंचगव्या हो गया, पानी प्रतिरोधक वह दिया जा सकता है। जैसे मैडम बताया कि आपको जीवामृत बना के उसको 3 बार 4 बार देना चाहिए। चौथा चीज़ है जो हम बताना चाहेंगे, इसमें प्याज एक ऐसी फसल है कि इसके हर पार्ट जो हैं, जैसे पत्ती हो, चाहे लीफ हो, चाहे तना हो, सब यूजफुल होता है, बशर्ते कि इनको समय से कटाई किया जाए और समय से ध्यान दिया जाए। अगर अधिक इनको हम नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा दे देते हैं रासायनिक रूप से, तो चल के आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान देते हैं, क्योंकि उनमें बल्ब का फुटाव भी होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि क्या प्याज के पौधे में उसमें एम्बल बन जाते हैं, जबकि वो डिजायर करेक्टर नहीं, वो सीड प्रोडक्शन के लिए होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो जैसे प्राकृतिक खेती के लिए जो रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैडम ने बताया, जो भी कृषि क्रियाएं उसको समान रूप से करते जाएंगे। बट ध्यान ये रखना है कि इसमें 2 रोग आते हैं प्याज में। एक आता है पर्पल ब्लॉच आता है, एक स्टेफिनम ब्लाइट आता है, ये तो रोग होगा, और इसमें एक इंसेक्ट आता है जिसको थ्रिप्स के नाम से जाना जाता है। तीनों प्राकृतिक खेती में रोकने के लिए सोचना पड़ेगा, और उसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए जो भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो डेवलप किया गया, विशेष कविता में बताएंगे, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से रोग से और कीट से हम बचा सकते हैं। और ये जो रोग और कीट है, जैसे सालों भर प्याज की खेती होती है, सालों भर इनका परसिस्टेंट होता है, और इनको ध्यान रखना चाहिए। जी, डॉक्टर कविता जी आपका रुख करते हैं। डॉक्टर कविता जी, जिस प्रकार से डॉक्टर गुप्ता जी ने रुख किया कि जो कीट है उनके कंट्रोल के लिए हम प्राकृतिक तौर पर किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दिया आप। सर, जैसे कि जो कीट हैं उनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि नीमास्त्र करके है, ब्रह्मास्त्र करके है, अग्नि अस्त्र करके है। ये जो मुख्य तरीके से जो प्राकृतिक खेती में यूज होने वाले अलग अलग अस्त्र हैं, जिनकी मदद से हम जो विभिन्न कीट हमारे वहां पर आते हैं, या फिर फफूंदनाशक भी है साथ में, उन सबको हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो नीमास्त्र है, उसके लिए हम जो नीम की पत्तियां हैं और जो नीम का फल, निम्बोली हम जो देसी भाषा में हम बोलते हैं, कि उसका उपयोग करके हम नीमास्त्र बना सकते हैं। और जैसे ही हमें वहां पर लगे कि जो रस चूसने वाले कीट हैं, या छोटे वाली जो इल्ली करके बोलते हैं, कि अगर वो वहां पर हमारी फसलों में दिखाई दे रही है, तो हम नीमास्त्र का वहां पर उपयोग कर सकते हैं। उसके उपयोग से वहां पर उन चीजों का जो प्रबंधन है वो हो जाएगा। उसके अलावा अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी हैं, जो कि जो बड़े रस चूसक हैं या जो बड़े साइज के हमारे कीट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र का उपयोग प्राकृतिक खेती में कर सकते हैं।
जी, साथ ही साथ हमने शुरुआत में जैविक कार्बन का जिक्र किया डॉक्टर कविता जी। जैविक कार्बन हाँ सर। कितना मदद करता है हमारे खेत की मिट्टी की सेहत को बनाने में, और क्या ये फसल उत्पादन में भी असर डालता है, और किस प्रकार के हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए जिससे हमारे खेत की मिट्टी का जैविक कार्बन लगातार उचित मात्रा में बने रहे। और किसी भी फसल की बुआई करने से पहले जब हम मिट्टी की चेकिंग कराते हैं, सॉइल हेल्थ टेस्ट कराते हैं, तो क्या उसमें जैविक कार्बन का भी बताया जाता है कि जैविक कार्बन इतना होना चाहिए या उसको इतना मेंटेन करने के लिए इतना करना है, और लगभग कितने समय तक हम एक प्रैक्टिस को बना के रखें जिससे कि जैविक कार्बन अपनी उचित मात्रा में हमारी मिट्टी में मौजूद रहे और आने वाले समय में कोई भी फसल हम लें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो आपने पूछा कि जैविक कार्बन का रोल क्या है जी। तो अगर हम बात करें कि हमारी मिट्टी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है, वो हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से हमारी जो जैविक कार्बन है उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि जितने भी जीवाणु हैं हमारी मिट्टी में, उनका जो भोजन है वो जैविक कार्बन के थ्रू वहाँ पर जैविक ऑर्गेनिक मैटर करके हम बोलते हैं कि जब हम कोई भी फसल का अवशेष डालते हैं या फिर मोटे तौर से जो फसल अवशेष है, हरी खाद है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जो हमारी ऑर्गेनिक जैविक जो खादें होती हैं, वो सारी हमारी जो जीवाणु होते हैं उनके लिए भोजन होती हैं। और वही वहाँ पर जो हमारी जैविक अंश है, जीवाणु वहाँ पर क्रिया करते हैं और फिर हमारे जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो फिर से हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो सब हमारी जैविक कार्बन का एक हिस्सा बन जाते हैं कि जो ह्यूमस होता है वो वहाँ पर बनाते हैं जो हमारी जैविक कार्बन है। अगर हमारी मिट्टी की जैविक कार्बन है वो बनी रहेगी कि उसके लिए एक वैज्ञानिक आंकड़ों के हिसाब से उसकी एक लिमिट है कि 0.3 से 0.75 की एक लिमिट है कि अगर 0.3 से कम किसी भी खेत की और जैविक कार्बन है तो वहां पर अगर हम कोई भी, चाहे हम रासायनिक खेती भी कर रहे हैं, तो हम कितनी ही खाद डालें, जब भी हम कोई खाद डालते हैं तो उसके ऊपर हमारे जीवाणु काम करते हैं और उसके वहाँ पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और वो उस फॉर्म में बदलता है जो कि हमारे पेड़ को चाहिए या पौधे को वहाँ पे चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर जैविक अंश नहीं है तो वहाँ पर जीवाणु नहीं होंगे। उसी प्रकार कि जो हमारी जो जैविक कार्बन है वो 0.75 के आसपास है कि 0.75 जिस खेत की है तो वो खेत है उसकी बहुत अच्छी जैविक अंश है। और जब भी हम कोई भी चीज़ अगर उसमें डालेंगे कि अगर हम उसमें रासायनिक खाद डालें या प्राकृतिक खाद डालें तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे जीवाणु उनका ऊपर काम करेंगे, हमारे जो पौधे हैं उनको जो अवेलेबल फॉर्म है जो न्यूट्रिएंट की वहाँ पर वो उनको अवेलेबल करवाएंगे। और क्या जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो ये आएगा कि जो हमारी फसल है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका उत्पादन अच्छा रहेगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक खेती में जैविक कार्बन का रोल, तो जो प्राकृतिक खेती है उसको शुरू करने के लिए हमने बोला कि जो जैविक कार्बन है वो 0.3 के आसपास भी अगर आपकी है तो आप वहाँ पर प्राकृतिक खेती शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा तो नहीं है जितना हमें चाहिए, लेकिन हाँ हमारे इतनी मात्रा में जीवाणु है कि अगर हम उनको अच्छा भोजन देंगे तो अपनी मात्रा को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है वो वहाँ पर बढ़ सकता है। अब बात है कि कौन सी प्रक्रिया हमें करनी चाहिए जिससे जो हमारी जैविक कार्बन है वो उसी लिमिट तक बनी रहे। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि मोटे मोटे तरीके से हमें वो फसल क्रियाएं अपनानी पड़ेंगी जो कि हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा तो हमारा जैविक अंश भी बना रहेगा। हमारे जैसा देश जो भारतीय देश है, हमारे यहाँ पे लगभग जो हमारा तापमान है वो 35 डिग्री से ऊपर ही रहता है गर्मियों में हर जगह। और जो 35 डिग्री से ऊपर अगर हमारा तापमान रहता है तो हमारी जो जैविक कार्बन अंश है वो वहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो धीरे धीरे ज़्यादा गर्मी की वजह से कम होता चला जाता है। और यही मुख्य कारण है कि जो हमारी मिट्टी है उनका जो जैविक कार्बन अंश है वो घटता जा रहा है। कि एक तो हमारी जो फसल चक्र प्रबंधन की तकनीकें हैं, एक तो वो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को घटा रही है, साथ में जो हमारा तापमान है बढ़ता हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है, फसल चक्रों के अंदर हम जो फसलों के रेसिड्यू होते हैं हम उनको नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ हम फसलें उगा रहे हैं और फिर दूसरी फसल लगा रहे हैं। कोई भी ऐसी प्रबंधन तकनीक नहीं अपना रहे कि जिससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। तो यही मोटे मोटे तौर से यही जो चीजें हैं जो हमारे जैविक अंश को घटा रही है। अब जो हमें कौन सी फसलें लेनी चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारे किसान भाई हैं
उनको मोटे तरीके से वो फसलें लेनी चाहिए। एक तो अगर हम धान गेहूं की बात करें या फिर गेहूं कपास है, हमारा यहाँ का चक्र है जो कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है जिन इलाकों में, वहाँ पर हम धान गेहूं की फसलें ले रहे हैं। तो ऐसे में किसान भाई कोशिश करे कि जैसे जो गेहूं का समय है कि धान के बाद तो उसके पास समय ही नहीं है, उसको जल्दी से अपनी दूसरी फसल लगानी है, लेकिन गेहूं के समय पे वो अपने वहां पर समर मूंग करके कि जो भी दलहनी फसलें हैं कि समर मूंग को वहां पर लगाए और फिर बाद में वो उसके दोनों तरीके से फायदे होंगे कि एक तो वो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य, मूंग की फसल का उत्पादन किसान भाई ने ले लिया तो वहां पर उसको दोनों तरीके से फायदा हो गया कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़ गया और साथ में उसको उपज भी मिल गई, क्योंकि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हमारे जो मिट्टी में या हमारी जलवायु में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती हैं और आने वाली फसल के लिए जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको वहां से 30 किलो। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने अब तक हम तक पहुंचाई है, लेकिन फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कविता जी, फिर लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, खुशीनगर उत्तर प्रदेश से, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर साहब सवाल पूछिए। डॉक्टर प्रमोद जी, आपके तकनीकी समस्या की वजह से आपके सवाल को हम सुन नहीं पा रहे, फिर से दोहराएंगे सवाल अपना? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को शामिल करते हैं और अपने एक्सपर्ट से जवाब लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, रमेश नागर जी। रमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रमेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं जी, सवाल पूछिए। सर, प्रकृति के जैविक खेती मान लो हम करते हैं जी, तो उसमें जैविक के लिए खरपतवारनाशक के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर कविता जी, हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, ये जानना चाहते हैं कि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो खरपतवारों के लिए जैविक तरीके से किस प्रकार से उसको प्रबंधन किया जाए? लेबर का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है अगर आपके खरपतवार हैं उनकी जो बढ़वार है वो ज़्यादा हो गई है। दूसरा, अगर आप कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जैसे सब्जी वाली फसल है या फिर आपकी फल वाली फसल है, तो वहाँ पर प्लास्टिक मल्च का हम उपयोग कर सकते हैं प्राकृतिक खेती में खरपतवारों के कंट्रोल के लिए। लेकिन जो हमारी मुख्य धान और गेहूं की फसलें हैं, इनमें अगर खरपतवार का आपको कंट्रोल करना है तो आपको फिर लेबर ही लगानी पड़ेगी, उसी से ही अभी कंट्रोल हम कर सकते हैं। जी, तो आप इस प्रकार से रमेश जी अपनी खरपतवारों का नियंत्रण और प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, हम प्याज की जब फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद कितने दिनों के अंतराल के बाद हमें फसल तैयार मिल जाती है कि हम फसल की कटाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस दौरान में कितनी बार खरपतवारों का खतरा बना रहता है और उन खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, 3 क्वेश्चन आपने पूछे। जो हमारे प्याज है, हमारे लगाने का उद्देश्य है कि हमें हरी प्याज चाहिए जी। तो प्याज 2 तरीके से उगाते हैं हम। एक तो उसको नर्सरी में डालते हैं जिसको पौध बोलते हैं। जब वहाँ पर रबी का फसल 50 से 55 दिन का हो जाता है तो वहाँ से निकाल के हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बिल्कुल।
एक तो वो विधि होगा। दूसरा ये होगा कि हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। जो हमारा हरी प्याज की बात है उसके लिए हम डायरेक्ट सोइंग ही करेंगे। वो जाकर 70 दिन में हमारे 70 दिन में वो तैयार हो जाएगा, 70 से 75 दिन में तैयार हो जाएगा मार्केट में बेचने के लिए जी, इसको बेच लेंगे। तीसरा पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है कि जो हरी प्याज की खेती है उसको हम खेत से निकाल के अपने घर पे नहीं रख सकते, उसको बोरे में पैक नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम इसका पार्ट पत्तियाँ होता है। बिल्कुल, हम उसको उतना ही उगावें जितना हम आसपास के मार्केट में बेच सकते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये था कि इसका कितने दिनों पे हार्वेस्टिंग करने के बाद वीड का मैनेजमेंट करना है। बिल्कुल, वीड मतलब खरपतवार का जी। आपको बता दें कि प्याज में जो खरपतवार है उसको 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक होता है प्री हार्वेस्ट होता है, एक पोस्ट हार्वेस्ट होता है। तो बीज बोने के पहले हमें जिस खेत में आपकी बीज की बुआई करनी है उसको समतल करके आप दवा का स्प्रे कर दे, पेंडामेथिलिन आता है। और दूसरा तरीका ये है कि पौधे का बीज आपने लगा दिया है, लगाने के बाद जर्मिनेशन होने वाला है, जर्मिनेशन के पहले आप इसको लगा सकते हैं। समान रूप से जो प्याज में रिकमेंडेड है एक प्रकार का वीडिसाइड जो कि 25 से 30 दिन पर करते हैं, दूसरा हैंड वीडिंग है जो कि 45 से 50 दिन पर करके हम उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम खरपतवार का मेंटेन कर सकते हैं इनमें। और हमें तो ध्यान ये रखना चाहिए कि हम उस खेत को चुनें जहाँ पे खरपतवार बहुत कम हो, क्योंकि हमें ग्रीन प्याज उत्पादन करना है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो आप खरपतवार को नियंत्रण भी कर सकते हैं, किसान को 2 पैसा भी मिलेगा इसमें। और इसका जो अवधि होता है 70 से 75 मैक्सिमम 80 दिन में हरी प्याज की फसल परिपक्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जी। तो किसान भाई दूसरा फसल लगा सकते हैं जी। दूसरे फसल की बात आप करें डॉक्टर गुप्ता जी, इसमें अगर हम फसल चक्र के इस प्रिंसिपल को फॉलो करके चलें तो क्या उत्पादन पर असर पड़ता है और किस प्रकार के फसल चक्र को हमें अपनाना चाहिए हरी प्याज की खेती के लिए? देखिए, हरी प्याज की खेती के लिए 100 डे का क्रॉप होगा, 70 से 75 दिन। आप इसको, हमने जैसे बताया कि आप इसको रबी में भी ले सकते हैं, खरीफ में भी ले सकते हैं, लेट खरीफ में भी ले सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो प्याज की खेती करना है, अगर इसको फसल चक्र में लेना है तो हमें दलहनी फसल को लेना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल में जैसे मूंग आया, आपको ढैचा आ गया, सनई आ गया, जितनी भी दलहनी फसल है उसको लेना चाहिए। इसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नोडल्स होते हैं, ये जड़ों में होते हैं और उससे पौधे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उर्वरा शक्ति बढ़ने से पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर में कम डाउन ना होता है। और जो ऑर्गेनिक कार्बन की बात आ रही थी, आपको हम सभी को पता है कि अगर कुछ भी हम डालते हैं मिट्टी में, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो चाहे वीडिसाइड हो, तो केमिकल फर्टिलाइज़र को जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो जीव होते हैं मिट्टी में, वो कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको पौधा ग्रहण कर सके। जैसे हम यूरिया देते हैं, डीओपी के दाने पौधे नहीं लेते हैं जी। जब उसको माइक्रोब्स ब्रेकअप करते हैं तो विभिन्न फॉर्म में आता है जिसको पौधे अपने जड़ों को ले लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाए, जिसमें जीव हो जिनको कन्वर्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो मिट्टी के ढेले बन जाते हैं जी, जब बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल सूखे रहते हैं, बिल्कुल उनमें हवा भरा रहता है। जब बारिश होती है तो जितना उसमें हवा भरा रहेगा वहाँ तक पानी जाती है और एरेशन हमारे जोड़ों को होता है तो पौधे हमारे बहुत अच्छे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जी जी। साथ ही डॉक्टर गुप्ता जी, हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है और अब लोगों के अंदर एक शौक भी है कि वो अपने किचन में, अपने छत पर गार्डन बनाते हैं। क्या इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपने छत पे या अपने किचन गार्डन में अगर हरी प्यासी कुछ पौध लगाना चाहें तो वो किस प्रकार से लगा सकते हैं? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, जिसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, किचन गार्डन बोलते हैं, आजकल न्यूट्रिशन गार्डन में बोल रहे हैं। एक बताना चाहूँगा, एक फॉरेन का प्रोजेक्ट है CIF, सेंटर फॉर फ्रूटफुल इंडिया। उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि अर्बन एरिया हो या पेरी अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, जो नरिश्ड किसान है, चाहे नरिश्ड फैमिली है जिनको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है, माल न्यूट्रिशन है, उनको फुलफिल करने के लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वेजिटेबल्स कौन सा है, किस उसको ग्रो करेंगे, कौन सा न्यूट्रिशन उसमें आता है, फ्रूट प्लांट कौन से, ताकि उसको मिलता रहे। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि अर्बन के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम लोग काफ़ी ट्राई कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आपका दिल्ली का, उसमें भी काफ़ी काम कर रहा है। तो अर्बन फार्मिंग के लिए बस उसमें हमारे जो भी किसान बिंदु ग्रो कर रहे हैं या जो भी डोमेस्टिक फैमिली ग्रो कर रही है, उसको ध्यान में ये रखना है कि हम कौन कौन सा बीज लें, कहाँ से बीज लें, कब उगाएं,
क्योंकि जो अपने घर से लोग तोड़ के खाते हैं, जैसे जो इससे प्याज है, प्याज आप किसी भी पॉट्स में उगा सकते हैं, और हरी प्याज के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप घर में उगा सकते हैं। तो इसकी बहुत ही उपयोगिता है और न्यूट्रिशन रिच है, केमिकल फ्री है, बीमारी घर पे आने वाले नहीं है अगर इसको हम लेते हैं तो। और हर सीजन में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, चाहे हर सब्जी आप उगा सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं ये प्याज जो है वो आपकी सब्जियों का जायका भी बढ़ा देता है, तो इस प्रकार से आप इसमें अपने घर की छत पे भी प्याज को लगा सकते हैं। बहरहाल आगे रुक करते हैं डॉक्टर कविता जी का। डॉक्टर कविता जी, समय समाप्ति का इशारा कर रहा है और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे किसानों के लिए कोई आखिरी संदेश आप देना चाहती हैं, कोई इस प्रकार से कोई ऐसी बात जो किसान भाइयों को प्रेरित कर सके कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें? हाँ सर, बिल्कुल। किसान भाइयों से मैं एक ही बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर अपनी भूमि को बंजर होने से बचाना है और आने वाली पीढ़ी को यही स्वस्थ मिट्टी देकर जानी है, ताकि जिस प्रकार हमने अच्छे से उस पर धन धान्य उगाया, हमारे घर का गुजारा किया, साथ में हमने मार्केट में बेच के अपने पूरे घर को अच्छे से चलाया, तो अगर यही मिट्टी हमें अपने आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी तक लेके जानी है, तो हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना ही होगा। और मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने खुद के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है। तो सभी किसान भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखें, अच्छा उगाएंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छा जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और प्राकृतिक खेती पर किसान भाइयों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया समय अदा करने के लिए। धन्यवाद सर। जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हरी प्याज की खेती को लेकर हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने पहुंचाई। हम उम्मीद करेंगे किसान भाई हरी प्याज की खेती कर अपनी जेबों को भी नोटों से हरी कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच आपको, हमारे किसान भाइयों को भी। जी, तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसान भाई इन सभी जानकारियों से लाभ लेंगे और इसके साथ ही अगले ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे जिन विषयों से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, आइए उन विषयों पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के अगले संस्करण में हम बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती में किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, और साथ ही जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा गन्ने में कीट व रोग का नियंत्रण किस प्रकार से करें। तो गन्ने में कीट और रोग भी नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और अच्छा मूल्य आपको गन्ने का मिल पाएगा। ये दोनों विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही किसान भाई डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपने सवाल, सुझाव, संशय दर्ज करा सकते हैं। आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये नंबर खुला रहता है। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों को इन जानकारियों को दोबारा देखना है या कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि अन्य किसानों तक भी ये कार्यक्रम पहुंचे, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सफेद सोने की जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। विकसित भारत के अंदर में दूध की भागीदारी अर्थव्यवस्था के अंदर में कितनी? विकसित भारत को बनाने में दूध उत्पादन को 650 मिलियन टन तक हमें ले जाना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें चारा उत्पादन भी उतना ही करना पड़ेगा। अगले 5 साल में तकरीबन 2030 में भारत में तो दूध का उत्पादन बढ़ के 330 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। 100% दूध उत्पादनों की एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कंज्यूमर जो है वो भी दूध उत्पादनों की तरफ ही शिफ्ट होगा। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं कान, नाक और गला यानी ENT। भीतर से आपस में जुड़े हैं तीनों अंग। ENT में हो सकती हैं कई गंभीर समस्याएं,
क्या हैं ये समस्याएं और क्या है इनका निदान। अगर आप भी कान, नाक, गले की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। कान, नाक, गला, समस्याएं और समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। तुम मेरे साथ compete कर रही हो, तुम्हें भी याद रहेगा कि तुम किससे हारी हो। वेलकम टू रीगल जिम खाना। ये अचानक इसे क्या हुआ? मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अनिका विनर नहीं है। इन 2 हफ्तों में तुम्हारे तरफ से कोई एनरोलमेंट नहीं आई तो अपनी टिकट करवा लेना। इस नौकरी को बचाने के लिए मुझे कोई ब्राइट स्टूडेंट ढूंढना होगा। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और